बात की कांग्रेस के नंबर्स की। आपने कांग्रेस के वोट परसेंटेज की भी अगर हम बात करें तो कई स्टेट्स में वोट परसेंटेज गिरी। लगभग 6 स्टेट्स में वोट परसेंटेज कांग्रेस की नीचे गई। 4 स्टेट्स में 64 में से सिर्फ 4 सीटें वो ले पाए। लेकिन जो भी हो, उसका नतीजा ये जरूर हुआ कि आज अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां पर कांग्रेस आगे खड़ी है और कांग्रेस उसमें अपनी पूरी आवाज बुलंद करके बोलना भी शुरू हो गई है। और उसी को अगर हम पिछले 1-2 दिन में देखें, राहुल गांधी ने वहां पर हिंदुओं को यह कहा कि हिंसक हिंदू, जिसके ऊपर मोदी जी ने कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट इन्होंने दी है। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने हिंदुओं को नहीं बोला, मैं मोदी जी को बोल रहा हूं, मैं आरएसएस को बोल रहा हूं, मैं बीजेपी को बोल रहा हूं कि ये हिंसक हिंदू हैं। और इस तरीके की जब बात आपने सुनी तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में? राहुल गांधी जी कितनी बार झूठ बोलेंगे? झूठ की कोई गिनती भी होगी कि नहीं होगी? दुनिया देख रही थी कि उनने आम खुलेआम सबके सामने बोला हिंदू हिंसक। अब वो बीजेपी पे लाएंगे तो जनता मूर्ख है क्या? जनता सब समझती है। आप अपनी, जिसको हल्की भाषा में बोला जाए कि छक्के पंजे से आप लंबे समय तक लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। उनके अंदर की डर तो हमने सबने देखा ही है। चुनाव के पहले भी देखा, चुनाव के बाद भी देखा। वो बड़े बहादुर है ना, तो लड़ा के देख लेता अमेठी से। क्यों नहीं लड़ाया हमने अपनी बहन को? लड़ा के देखे ना। हौसला बनाना हो तो वापस केरल क्यों भेज रहे हैं? कहना अलग है, दिखाना अलग है, करना अलग है। वो केवल स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और अपनी उत्तेजना उनपे हावी करके एक गरिमापूर्ण पद है नेता प्रतिपक्ष का। लेकिन अभी मैं तो उनके प्रति अपनी क्या बात करूंगा, लेकिन हम इतने बड़े हिंदू समाज को अपमान करने का अधिकार किसी भी हालत में कांग्रेस के किसी नेता को नहीं दे सकते। और देश जानता है और इसकी कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। आपने अमेठी की बात की। दूसरी तरफ से चुनौती, क्योंकि चुनौतियां दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, दूसरी तरफ से चुनौती की मोदी जी को अयोध्या से लड़वा देते। क्या मोदी जी को अयोध्या से लड़वा देते? आप भूले नहीं, मोदी जी वो व्यक्तित्व थे जिनने अपने आप को प्रधानमंत्री करके सामने रखा। और प्रधानमंत्री करने के बाद में भी यूपी जैसे स्थान पर जहां समाजवादी की सरकार थी और प्रचंड बहुमत की सरकार थी, और ऐसे स्थान पर जो प्रधानमंत्री के स्वयं कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, मोदी जी ने न केवल अपना कैंडिडेट का चुनाव निकाला बल्कि देश के सामने प्रधानमंत्री बनकर के लगभग 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ा कि एक दल की सरकार कैसे बन सकती है। ये कितना बड़ा रिकॉर्ड, छोटा मोटा रिकॉर्ड है ये सारे प्रयत्न कर ले। पहली बार भांजे बुआ अलग अलग लड़के देख लिए, फिर बुआ भतीजा 7 लड़के देख लिए, बाकी सारे 24 दल 20 दल मिलकर देख लिए। लेकिन मोदी जी ने ना बनारस छोड़ा ना दिल्ली की सरकार छोड़ी। यह मोदी जी का विराट व्यक्तित्व। क्या कोई बराबरी करेगा मोदी जी की? राजनीति के ये उदाहरण अभी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जो यूपी जैसे स्थान से पूरे दुनिया में 60 साल तक सरकार बनाने वाले लोग थे, वो अपनी एक सीट नहीं बचा पा रहे। अपने घर के उस सारे खानदान को मिलाकर के भी अभी लड़ने का स्थान नहीं तय कर पा रहे हैं। मम्मी बेटे के लिए सीट छोड़ रही है और बेटा बहन के लिए सीट छोड़ रहा है। ये सब उनके अंदर की ताकत बता रहा है कि वो किस दुनिया में खड़े, किस पानी में है, कितनी जमीन उनको मिली हुई। राहुल गांधी कई चीजों को इस वक्त वहां पर लोकसभा में पॉइंट आउट कर रहे हैं कि स्पीकर जब मोदी जी को मिलते हैं तो झुककर मिलते हैं, जब किसी और को मिलते हैं तो सीधे खड़े होकर मिलते हैं, जब ऑपोजिशन से किसी को मिलते हैं। कई सारी चीजें वहां पर पॉइंट आउट की जा रही हैं। लेकिन जैसे आज हम बात कर रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर डायमंड स्टेट्स की, आपके लिए क्या असर पड़ेगा इस चीज का कि मध्य प्रदेश में जब आप मुख्यमंत्री बने, 29 सीटें आपके पास हैं, आपको पता है कि मध्य प्रदेश के लिए हमने क्या करना है, आप उम्मीद कर रहे होंगे पूरी तरीके से कि हमारी डबल इंजन की सरकार चलेगी। यहां पर आपके पास 29 सीटें हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, और वहां पर बहसबाजी पे बहसबाजी लोकसभा में आज। देखिए, इस चीज का मैं इसको इस रूप में मानता, जैसे आपने एक शब्द अच्छा बोला, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। लोकसभा, विधानसभा, लोकतंत्र में बहस के केंद्र है। उस बहस के स्तर को बनाए रखे, विचारों के प्रवाह को, जैसे कल मोदी जी ने कितना अच्छा उदाहरण पेश किया। इतना हल्का बोलने के बावजूद भी उतनी विनम्रता से मोदी जी ने बोला और बैठ गए। उनने उनके वो चाहते, वो दल के लोग खड़े हो जाते तो राहुल गांधी जी बोल पाते क्या? राहुल नहीं बोल पाते।
लेकिन उनको बोलने का मौका दिया है। क्योंकि ये हमने आज, बल्कि आज ये कल जो नया कानून लागू हुआ, आईपीसी, आप उसको पढ़ के देखिए। हमारे यहाँ राजद्रोह की भाषा के आधार पर बनने वाला प्रकरण, जिसको राजद्रोह देशद्रोह में अंतर कल भारतीय न्याय संहिता में बताया गया कि विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर देशद्रोह का कानून नहीं लगा सकते। ये कांग्रेस ने लगाया है वर्षों तक, आजादी के बाद से लगाकर अभी तक। हमने तो उस परंपरा का पालन किया कि विचार में उनके जो विचार आने दो। विचारों से इस दुनिया में लोकतंत्र कभी खत्म नहीं होते। नहीं, बिल्कुल ठीक। मेरा पूछने का लेकिन मतलब ये व्यवहार पे बात क्या करोगे? जी। जो आप व्यवहार कर रहे हो उस व्यवहार की क्षमा मांगना पड़ेगी। जी, आपको यहाँ के संस्कार नहीं है। आप ये जो आचरण कर रहे हो, झुक्के क्यों मिलते, ऐसा क्यों होता, वो क्या होता, अरे भाई ये तुम बोलने के बजाय तुम्हारे अंदर जो ध्यान में आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ये सब जनता देख रही है। और इसीलिए इस तरह की व्यवहार के कारण से ही सारे प्रयत्न करने का, जो कह रहे थे कि लिख लो 4 तारीख के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कहां गई भाषा? वो ईवीएम पे प्रश्न उठा रहे थे, ईवीएम और डीवीएम मिलकर के चुनाव का रिजल्ट बदल देंगे, केवल अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे थे। अब उन सारी बातों का जवाब दे। प्रश्न तो अभी भी उठा रहे हैं वो ईवीएम पर कि ईवीएम के जरिए जीते, लेकिन ईवीएम को ही हम बदल देंगे और ईवीएम बंद कर देंगे। ये जिस ढंग की स्थिति बन रही है, आने वाले समय में और बुरी स्थिति में जाएंगे। क्या मतलब? इसका अर्थ ये है कि जिस चुनाव के भरोसे से वो अपना अंक बताकर जीतने वाली बात करने के बजाय पलायन की बात कर रहा है, ये कायरता की बात नहीं तो क्या हो गया? जिस रिजल्ट से दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ता है, जिस निर्वाचन आयोग दुनिया में हमारी चुनाव पद्धति को देखने सीखने आ रहे हैं, वो उसको लज्जित करेंगे। कौन बर्दाश्त करेगा इसको? कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं।